ठीक है, बैठ जाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC GSL पर। आज हम क्लास 11th का फिजिक्स जिसमें चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं और जिसमें आज हम कुछ खास टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। और आज हम देखेंगे त्वरण के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। तो आइए हम लोग एक्सेलरेशन की जो है त्वरण की शुरुआत करते हैं। अभी का जो क्लास होगा, बस आज की जो क्लास होगी वो बेसिक लेवल का होगा, जिसे आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन आज के बाद जो भी क्लास होगी चैप्टर 3 का, ठीक, वह सब क्लास का स्टैंडर्ड जो लेवल जो होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाएगा। उसमें हम लोग टाइम ग्राफ वगैरह सब देखेंगे। तो फिलहाल अभी क्या देखनी है, त्वरण। त्वरण के लिए बस एक बात याद रखना, वेग में वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। बस इतना सिंपल सा डिफिनेशन है इसका, वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण। वैसे तुम लोगों ने इसे पहले भी याद किया होगा, क्लास 9th में क्या होगा, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण। तो बस इतना याद रखना कि वस्तु के वेग में परिवर्तन का जो दर होगा वो क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, वेग में परिवर्तन की दर। ये जो वेग में परिवर्तन का दर है ना, ये क्या कहलाती है। अच्छा, किस में परिवर्तन, यहाँ ध्यान देना। इसके ना थोड़ा सा परिभाषा, इसका जो लैंग्वेज है, इनका जो डिफिनेशन है, उस पर ध्यान देना। बस आराम से, सच कहता हूँ, फील कर लोगे, कभी नहीं बोलोगे। किस में परिवर्तन हो रही है, वेग में परिवर्तन। परिवर्तन हो किस में रहा है, वेग में। और किसके, दर का मतलब याद रखना प्रति सेकंड। दर का मतलब प्रति सेकंड। तो समय के सापेक्ष ना परिवर्तन, और किस में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अर्थात यहाँ पर तो पहला पॉइंट याद रखना, जो त्वरण होता उसको किसके द्वारा लिखा जाता है, ए के द्वारा। तो अब मैं तुम्हें त्वरण बताऊं तो तुम ध्यान देना कि वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन इतना, ये वेग में परिवर्तन किसके समय सापेक्ष, दर। दर के मतलब प्रति सेकंड, प्रति समय। तो परिवर्तन में लिया गया समय, वेग में परिवर्तन होने में जो समय लगेगा, ठीक, तो हम बोलेंगे लिया गया समय। लिया गया जो समय है ना स्टूडेंट, यही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाती है, ठीक। वेग में परिवर्तन और उस परिवर्तन में लिया गया समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, त्वरण। ऐसा भी एक डिफिनेशन बना सकते हो, बिल्कुल अपने से बनाना सीखो। त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन का दर क्या है, त्वरण है। वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या है, त्वरण है। वस्तु के वेग में परिवर्तन, ठीक, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो हम कह सकते हैं एकांक समय में तय की गई वेग को त्वरण कहते हैं। या तुम यहां से बना लो कि एकांक समय में तय की गई वेग को भी ये बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। या फिर कह दो तुम वस्तु के वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लिया गया समय के अनुपात को त्वरण। ये अनुपात ही तो है, क्या है, ये अनुपात है। इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं। इतना स्टूडेंट। अब एक बात बताता हूं, सुनो। मान लो जब टाइम था t1 तो वेग था v1, माना। मतलब समय था, जब समय की शुरुआत हुआ उस टाइम जो वस्तु का वेग होगा वो कितना होगा, v1, किसी वेग से चल रहा होगा। लेकिन यही टाइम जब t2 हो जाएगा तो वेग हो जाएगा v2। अंतिम समय में वेग कितना था, v2। प्रथम समय में वेग कितना था, v1। अर्थात ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी होगा। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी u और v भी हम लोग लिखते हैं, ठीक, याद रखना। इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी भी बोलते हैं। लेकिन हमने t1 पर जो वेग था वो कितना लिया, v1, और t2 पर जो वेग था वो कितना लिया, v2। और यहाँ पर वेग में परिवर्तन ना बता रहा। वेग में परिवर्तन अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, a इक्वल टू, देखो ये जो है ना वेग में परिवर्तन, तो वेग में परिवर्तन कितना का हुआ है, तो बड़ा वाला वेग में छोटा वाला वेग को घटा देनी, v2 माइनस v1 करनी है। तो ये कर दिया। और समय में भी तो परिवर्तन हुआ होगा,
समय शुरुआत में t1 था और t1 से क्या हो गया t2, इसका परिवर्तन कितना हुआ होगा t2 माइनस का t1 हुआ हो गया। अब ध्यान देना, इसके परिवर्तन को, ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, इस परिवर्तन को स्टूडेंट डेल्टा वी के द्वारा लिखेंगे। ये डेल्टा वी बताएगा वेग में परिवर्तन, क्या बताएगा। अच्छा, इसको पढ़ोगे क्या, ये जो तुम देख रहे हो इसे क्या पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे डेल्टा। क्या पढ़ोगे इसे, डेल्टा, डल्डा नहीं पढ़नी है, डेल्टा पढ़नी है। क्या पढ़नी है इसे, क्या पढ़नी है इसे, डेल्टा पढ़नी है। और ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा वेग, वेलोसिटी, और ये डेल्टा बताता है कि वेग में परिवर्तन हो रही है। क्या हो रही है बोलो, परिवर्तन। और यहाँ पर तो समय में भी ना परिवर्तन हो रही है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, डेल्टा टी लिखेंगे। तो ये तुम्हारा इस तरह से एक फॉर्मूला क्रिएट हुआ, ठीक है, याद रखना। ये जो है तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बस कुछ नहीं है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, ठीक। कई डिफिनेशन इनके, एकदम कोई बच्चा तो भूलता ही नहीं है इसे। वेग में परिवर्तन का जो दर होता है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। समझ में आ रही है ना, ठीक। अब परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और परिवर्तन में लिया गया समय, इसके अनुपात को भी क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। देखो, वेग में परिवर्तन को हम दर्शाने के लिए मैंने बोला कि जब टाइम t1 था तो मान लेते वेग v1 होगा, और वो टाइम t1 से t2 हो गया तो वेग भी v1 से v2 हो गया होगा। तब इसके वेग में परिवर्तन दिखानी है तो v2 माइनस v1, फिर नीचे समय में परिवर्तन दिखानी है तो t2 माइनस t1। तो वेग के परिवर्तन को डेल्टा v के द्वारा, समय के परिवर्तन को डेल्टा t के द्वारा। ये होगी, इतनी बातें, ये फॉर्मूला है इसकी। अब कुछ खास बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी ध्यान रखना, जो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। रिमेंबर पॉइंट से बोलते हैं, कौन सी पॉइंट बोलो। अब रिमेंबर पॉइंट हमें निकालनी है, तो सबसे पहले ये बताओ, त्वरण को इंडिकेट जो करते हो किसके द्वारा, ए के द्वारा। ए के द्वारा इसे लिखा जाता है, इंडिकेट किया जाता है। इतनी बातें याद रखना। चलो, अब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की कुछ और बातें करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर इसका यूनिट निकालने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, यूनिट निकालने वाले। तो जल्दी से बताओ स्टूडेंट, त्वरण का अगर हमें यूनिट निकालना हो तो देखो, ये जो वेग में ना परिवर्तन है, तो वेग का जो मात्रक होता है वो होती है मीटर पर सेकेंड होती है, इतना हुआ। और नीचे समय है तो समय का मात्रक सेकेंड। तो एक बात पता चला कि जो त्वरण का जो मात्रक आ रहा मीटर पर सेकेंड इतनी आ रही ना, मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, यहां से लेकर जाओ एस स्क्वायर, एस से गुना हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगी। और मैंने पहले भी बताया है, याद करो जब यूनिट एंड डायमेंशन कराया था तो वहां पर निकालने के लिए सिखाया, तो यहाँ भी तो सिखा ही रहा हूँ कैसे निकाल रहा हूँ मैं, है ना, ऐसे निकाला जाता है। और देखो यहाँ पर और ध्यान देना, ठीक। ये जो सेकेंड स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस हो जाएगी, माइनस का 2, तो इसे हम बोलेंगे मीटर सेकेंड माइनस 2। ये सब इसका यूनिट है, कोई भी रहे तो घबराना मत, ठीक है। और हमें पता है कि तुम लोग घबराओगे नहीं, इतना तो सीख चुके हो, है ना, बिल्कुल। ओके, यूनिट मिल गया ना यूनिट। अब यूनिट तो मिल गया तुम्हें स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका डायमेंशन भी बात कर लेते हैं। डायमेंशन का मतलब बीमा, डायमेंशन। अगर हम इसकी डायमेंशन यानी कि बीमा की बात करें, सुनो, अच्छा, अब इसकी अगर हम बीमा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देना, तो वेग का जो बीमा होता है वो होता है LT-1 होती है, और नीचे समय है तो समय का बीमा T होगा। मैंने ऊपर वेग था तो वेग का बीमा रखा, नीचे कौन है, समय का बीमा T। तो अब देखो ये T का पावर नीचे है 1, और तुम्हें पता होना चाहिए एक रूल है मैथ का, अगर 1/a टू दी पावर m हो तो इसे हम लोग लिखते हैं a टू दी पावर माइनस का
m, नीचे से ऊपर जाता है तो पावर माइनस की होती है ना। ये क्लास 8 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम भी एक काम करते हैं, यहाँ पर जो t1 है ऊपर जाएगा तो माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा LT-1 और t माइनस, और एक रूल और भी है, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n हो, ठीक, बेस सेम हो और गुना में हो तो पावर ना जुट जाती है। तो क्या होगा, a टू दी पावर m प्लस n। वाह गुड, कितने समझदार हो तुम लोग, m प्लस n, यही होगा ना अर्जुन, ये हो जाएगा। तो यहां पर देखो इन दोनों का बेस सेम है, दोनों का आधार सेम है, दोनों का छतरी जुटेगा, जुटेगा। तो ये होगा LT-1 और -1 माइनस का 2, इतना हुआ, यही हुआ ना। अब तुम बताओ हमें कि जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, ठीक, उसका बीमा आ रही, डायमेंशन वो कितनी आ रही, LT-2, इतना पॉइंट समझ में आ गई। ठीक, अब हम ना यहाँ पर कुछ केस की चर्चा करने वाले हैं। ठीक, देखो हमें उम्मीद है कि त्वरण के बारे में इतनी मोटी मोटी जानकारी तुम लोगों को मिल गया होगा, तुम समझ गया, त्वरण समझ में आ गया, एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत है नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब एक केस बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, केस फर्स्ट। और एक केस में जो है मैं एक बॉक्स बनाता हूं, ये ले लो, ये फर्स्ट केस है हमारा। एक ऊपर में वेग लेते हैं और नीचे समय, क्योंकि एकांक समय में तय की गई वेग को ही तो विस्थापन त्वरण बोलते हैं ना। अच्छा बताओ, वेग का जो मात्रक होता है वो किस में होता है, मीटर पर सेकंड, और समय का मात्रक तो सेकंड होती है। अब मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट सुनना, कि जब समय था 0, समय था कितना 0, तो वेग था 5, फिर समय हो गया 0 से 1, तब पर भी वेग हुआ 5, समय हो गया 0 से 2, ध्यान देना और फील करने की बात है ये, तो समय इसका जो वेग था तब पर भी 5 है, 2 से 3 हो गया तब पर भी 5 है, 3 से 4 हो गया तब पर भी वेग कितनी है, और 4 से 5 हो गया तब पर भी वेग 5 है। एक बात समझना थोड़ा सा, यहाँ पर देखो कि वेग में कोई परिवर्तन आ रही समय के सापेक्ष नहीं आ रही ना, तो हम यहाँ पर एक बात देख रहे हैं कि वेग जो है ना यहाँ पर वो क्या है, फिक्स है। वेग यहाँ पर फिक्स है ना। क्या वेग बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। जब वेग नहीं बदलता है ना तो उसे वेग को हम लोग बोलते हैं फिक्स, का मतलब होता है नियत। क्या होती है, नियत होती है। क्या होती है बोलो। और जब वेग नियत हो तब वस्तु की जो गति होगा ना, याद रखना, वह गति नियत गति कहलाती है। कौन सी गति कहलाती है, नियत गति कहलाती है। तो यहाँ पर जो गति होगा नियत गति, और यहाँ पर एक समान गति होगा, उससे क्या बोलते हैं, एक समान गति। किस गति से चल रहा है वस्तु, एक समान गति से चलेगा। अब यहाँ पर बताओ, जरा सोच कर देखना, यहाँ पर समय 0 से 1 हुआ, वेग में कोई परिवर्तन आया, वेग तो 5 का 5 है ना, वेग में कोई परिवर्तन आया। और तुम्हें पता नहीं कि वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। और यहाँ पर देखो वेग में नहीं आया कोई परिवर्तन, तो यहाँ पर जो त्वरण आएगा वो कितना आएगा, सोचो। फर्स्ट टाइम जो पहला वेग था वो भी 5, दूसरा वेग है वो भी कितना है 5, और 5 के बीच कितना का अंतर है, 0 का अंतर है। और 5 और 5 के बीच 5 का अंतर नहीं, 0 का अंतर है। तो अंतर को ही ना, परिवर्तन को ही ना हम लोग बोलते हैं त्वरण। कितना का परिवर्तन हुआ, 0 का परिवर्तन, मतलब परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, मतलब त्वरण तो कुछ हुआ ही नहीं। त्वरण कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा, 0। यहाँ पर त्वरण क्या, अब ये फर्स्ट बात था, तो त्वरण समझ में आ गई। यहाँ पर मैंने देखा अगर एक समान वेग से कोई वस्तु चल रहा होगा तो त्वरण नहीं होगा। कुछ समझ में आया, नहीं आया। वस्तु एक समान एक नियत वेग से चल रहा है तो त्वरण 0 होगा, त्वरण उत्पन्न ही नहीं होगा। जब तक वेग में परिवर्तन ना आएगा तब तक त्वरण कुछ नहीं आएगा। समझ में आई। तो यहाँ तो वेग था फिक्स। एक केस फर्स्ट हो गया।
एक केस और लेते हैं, केस लिया सेकेंड, और केस सेकेंड पर थोड़ा सा गौर करना। ये ऊपर वेग नीचे टाइम, और मान लो जब समय था 0 तो वेग था 0, मान लिया, ठीक। और समय हो गया 0 से 1 तो वेग हो गया 5, समय हो गया 1 से 2 तो वेग हो गया 7, समय हो गया 1 से 3 तो वेग हो गया 9, समय हो गया 3 से 5 तो वेग हो गया 17 है, वेग चल गया कितना 17। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, वेग यहाँ पर क्या समान है, देखो 0 से 5 गया, 5 से 7 गया, 7 से 9 और 9 से 17। तो यहाँ पर एक बात जब पता चला कि जो वेग है यहाँ पर वह फिक्स नहीं है। क्या वेग फिक्स है? क्या वेग नियत देकर बताऊं? पहले 0 था वेग, शुरुआत में कितना था 0 से कितना गया 5 से कितना गया, मतलब हर पल जो है वेग बदल रही है ना। तो क्या वेग नियत है? यहाँ पर वेग फिक्स नहीं है, और वेग फिक्स नहीं है तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये जगह 0 और 5 के बीच कितना का अंतर, 5 का अंतर, 5 और 7 के बीच कितना का अंतर, 7 और 9 के बीच 2 का, और 9 और 17 के बीच 8 का अंतर। यहाँ पर ये सब क्या है तोरण, ये सब क्या है अंतर, मतलब तोरण हुआ ना तोरण। तो क्या हर जगह तोरण समान है? नहीं, हर जगह तोरण भी समान नहीं है। तो हर जगह सब जब तोरण समान नहीं हो तो यहाँ पर हम बोलेंगे तोरण भी फिक्स नहीं है। तो त्वरण भी क्या होगा असमान होगा। तो एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू फिक्स, अर्थात नियत नहीं है। और जब त्वरण और वेग नियत नहीं हो तो इसे एक समान वेग नहीं असमान वेग बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नहीं, असमान वेग। तब यहाँ पर याद रखना, ऐसी वस्तु का जो गति होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? असमान, असमान गति या असमान वेग। ये इतना हो गया एक समान गति, ठीक। अब बताओ 0 से 1 के बीच 0 से 5 गया, यहाँ पर त्वरण कितना था? पहला त्वरण 5, फिर कितना गया? तो ये सब इसका हो गया त्वरण। क्या इतना त्वरण को समझ पा रहे हो ना? अगला एक केस और लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं केस, ये लास्ट केस होगा, केस थर्ड लिया। देखो ये लिया, मान लो यहाँ पर वेग है और यहाँ पे समय है। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड और समय का मात्रक तो सेकंड होबे करता है। समय था 0 तो ये भी था 0, वेग कितना था बोलो 0, समय हो गया 1 तो वेग हो गया 5, समय हो गया 2 तो वेग हो गया 10, समय हो गया 3 तो वेग हो गया 15, और उसके बाद 4 पे 20 हो गया। ओके, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या वेग निश्चित है? नहीं, यहाँ पर वेग जो है वह फिक्स नहीं है, तो नॉट इक्वल टू फिक्स। वेग हर जगह बदल रही है ना, हर जगह वेग क्या हो रही है? बदल रही है। तो याद रखना वेग तो हर जगह बदल रही है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम त्वरण की बात करें तो 0 और 5 के बीच कितना का त्वरण है? 5 का। और उसके बाद कितना का त्वरण उत्पन्न हुआ? फिर 5, फिर कितना का अंतर गया? फिर यहाँ से कितना का अंतर गया? ये सब का सब कितना का अंतर? तो त्वरण जो है कितना आ रही है? 5 आ रही, और त्वरण मतलब फिक्स है ना। हाँ, त्वरण फिक्स है। तो इसे हम बोलेंगे जब एक समान त्वरण से कोई वस्तु गतिशील हो तो उसे हम लोग बोलेंगे एक समान त्वरित गति। क्या बोलेंगे? हाँ, एक समान त्वरित गति। तो ये सब जो था ना हमारा वेग का त्वरण का बस एक मतलब कंपैरिजन था, कैसे हम त्वरण को पहचान पाएंगे। तो समझ में आ गई इतनी? त्वरण समझ लिया, ठीक। बस आज ही जो था हमारा ये त्वरण का एक्सेलरेशन का लास्ट क्लास है। उसके बाद त्वरण पे डिपेंडेंट कोई भी क्लास नहीं होगा। कल से हम पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे, समय और स्थिति का ग्राफ देखेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।